30,000 रुपए मान लें। 30,000 भी मिनिमम मान के चलते हैं। 30,000 से कम कभी बिकती ही नहीं। इसको यहाँ से कट करना है हमको। अच्छा, ठीक। कट करने का एक विशेष ध्यान रखें, कट हमको इस जगह से करना है जहाँ से हमारा तना और जड़ अलग अलग होते हैं, इसी जगह से हमको कट करना है। यहाँ से कट। जी जी जी। जो भूसा बन जाता है वही इसका पंचांग है, वो इसको अश्वगंधा का हम पंचांग कहते हैं जी। और जो जितनी फार्मेसी कंपनियां हैं वो उस पंचांग को ही अश्वगंधा काढ़ा के रूप में लिख के देती हैं। ये मेरे हाथ में आप जो पौधा देख रहे हैं, एक ये औषधि पौधा है, इसका नाम अश्वगंधा है। और आज हम जो बात करेंगे वो अश्वगंधा की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मिलेंगे आज उस एक प्रगतिशील किसान जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और उनके खेत में ये अश्वगंधा की खेती वो कई वर्षों से कर रहे हैं। सर प्लीज़। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मोटेक में। आपका भी स्वागत है सर, मेरे खेत पर आए। अपना परिचय दीजिए पहले तो किसान भाइयों को। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है, मेरा गांव लदपुरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूं। जाता है जी। सबसे पहले वो खेत के तैयार होने के विषय में बात करना चाहते, तो आप खेत की तैयारी के संबंध में जो है थोड़ा सा किसानों को अवगत कराएं। बिल्कुल। देखिए, जिस खेत में हमको अश्वगंधा की फसल करनी हो जी, उस खेत में हमको गर्मियों में कोई भी फसल नहीं लेनी है। अच्छा, सीधे अगर हम तौर पे बात करें, गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, सरसों की फसल है, जो भी आम तौर पे किसान लोग बोते हैं, वो फसल लेने के बाद में खेत की हमें बढ़िया सी जुताई कर देनी है और खेत को खोल देना है ताकि सोलराइजेशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमको ये करना है, बारिश में हमको खेत को इस तरीके से पड़ा रहने देना। बीच बीच में हमको जैसे ही मौका मिले, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बारिश रुकती है तो खेत की जुताई करते रहें। जब हमारा सितंबर का महीना आ जाता है, 15 सितंबर से इसका बुआई का उचित समय शुरू हो जाता है। जो बुआई का समय है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होता है और 15 सितंबर से अक्टूबर तक, पूरे अक्टूबर और पूरा अक्टूबर 31 अक्टूबर तक इसकी हम अच्छी बुआई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बीज पर कि कौन सी उन्नत किस्में इसमें उपलब्ध हैं। किसानों को क्या अगर शुरुआत करना है अश्वगंधा की खेती का तो कौन सा बीज उनके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा? कि अगर कोई किसान प्रॉपर राजस्थान का है तो उसके लिए तो नागौरी सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी नागौरी के अलावा, जैसे राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान हैं, तो मेरा सुझाव ये है आप सिमपुष्टि पे जाइए। सिमपुष्टि एक ऐसी वैरायटी है, पूरे भारत में हर जगह सक्सेसफुल है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम बीज से आगे बढ़ें थोड़ा सा, जो मिट्टी है किस तरह की मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छा होता है उत्पादन इसका? देखिए, वैसे तो अश्वगंधा एक ऐसी फसल है क्योंकि एक जंगली पौधा है जी, तो ये हर तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर जाता है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए बलुई दोमट मिट्टी जी, उस मिट्टी में इसका परिणाम सबसे बढ़िया मिलता है। सबसे बढ़िया मिलता है। मैं इस सर की एक बात में और एक बात जोड़ूंगा, जो मिट्टी की बात हो रही थी अभी, मिट्टी जो है लगभग 5.5 से 7.5 pH के बीच में होनी चाहिए और वो उपयुक्त मिट्टी होती है इस तरह की खेती को करने के लिए। अब सितंबर का महीना आ चुका है जी, और हमें अब खेत में इसका प्लांटेशन करना है, बुआई करना है, तो अब इसमें हम इसका बीज लेकर के जाएंगे या हम इसका जड़ लेकर के जाएंगे? नहीं, जड़ नहीं, इसका बीज से ही पौधा तैयार होता है। तो बीज को क्या हमें शोधित करना पड़ता है या ऐसे ही लग जाता है ये बीज? नहीं जी, बिल्कुल शोधित करना चाहिए, बगैर शोधित किए हुए बीज को नहीं लगाना चाहिए। तो बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए आप बोविस्टिन ले सकते हैं, डाइथेम M45 ले सकते हैं, या एक साफ फंगीसाइड आता है जिसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब होता है जी, उससे हम उपचारित कर सकते हैं। किसी भी अच्छे फंगीसाइड से आप बीज को उपचारित करिए। 1 किलो बीज में 2 ग्राम फंगीसाइड मात्रा पर्याप्त होती है। उससे बीज उपचार करके लगाने से हमारा बीज सुरक्षित रहता है और पर्याप्त जर्मिनेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके बुआई का तरीका, बुआई के तरीके के ऊपर जी। तो बुआई का तरीका क्या रहना चाहिए? हम बेसल डोज में और क्या हमें खादें लेनी है, क्या उर्वरक लेने हैं, इसके बारे में किसानों को बताइए। जी सर जी, 1 एकड़ का बेसल डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ खेत के लिए 1 बोरी हमको DAP, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट जी, 4 किलो जिंक और 5 किलो हमको सल्फर, ये मात्रा हमारी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त बेसल डोज है। अच्छा, इसको खेत में डाल के अच्छी तरह से गहरी जुताई करें जी, और गहरी जुताई करने के बाद अब मैं बताता हूँ बिजाई का तरीका। हाँ। सबसे बढ़िया तरीका छिटक विधि द्वारा ही है जी। हम बिल्कुल छिड़काव विधि से इसको बिजाई कर सकते हैं जी। उसके लिए, क्योंकि बीज बहुत बारीक होता है, उसके लिए एक तरीका मैं और प्रॉपर तरीका बताऊंगा। जैसे हमारे पास 5 किलो बीज है, तो 5 किलो बीज में हम 10 किलो MOP यानी पोटाश जो है, पोटाश तो हमको वैसे ही डालनी है जी, तो उस बीज में हम उससे बीज की मात्रा से डबल मात्रा में पोटाश मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं,
राख मिला सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जी। क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसकी बिजाई करने में आसानी होती है, बीज बिल्कुल। हमारा पूरे खेत में एक समान एक मात्रा में फैलता है। जी जी जी। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका छिटक विधि द्वारा ही है। फसल जब हमने ये सब कर लिया, जी। सिंचाई की आवश्यकता कितने दिनों बाद पड़ती है? तो पहली सिंचाई तो हमको खेत में बिजाई जैसे करते हैं तुरंत बाद ही करनी है, उसी दिन। अच्छा, सेम डे, जैसे हमने आज हमने कर दिया। हाँ। अच्छा, नमी की मात्रा उसमें कितनी रहेगी उस समय जब हम इसकी बिजाई कर रहे होंगे? बिजाई करते समय खेत में नमी की मात्रा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग बिजाई करने के तुरंत बाद पानी देना ही देना है। और जब हम एक बार पानी दे देते हैं तो अश्वगंधा का जो जर्मिनेशन है पहली बार के पानी देने में नहीं आता है। इसका जर्मिनेशन 12 से 15 दिन 16 दिन लग जाते हैं। तो पहली सिंचाई करने के बाद हमको 7 दिन बाद 8 दिन बाद इसमें दोबारा से एक बार सिंचाई और करनी होती है, तभी इसका दूसरी सिंचाई के बाद ही जर्मिनेशन आ पाता है। जी। सिंचाई की बात करें तो पूरी फसल में 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई हमने जिस दिन बुआई की उसी दिन की, दूसरी बार सिंचाई हमने 1 सप्ताह बाद की, उसके बाद तीसरी सिंचाई हमको 25 से 30 दिन बाद करनी है, चौथी सिंचाई भी 25 से 30 दिन बाद करनी है। जी। अंतिम सिंचाई इसको 90 से 100 दिन के बाद एक लास्ट सिंचाई करके इसको छोड़ दिया जाता है। ओके। 100 दिन के बाद इसमें सिंचाई फिर हमको नहीं करनी है। अच्छा, तो इसका मतलब जो हार्वेस्टिंग होगी इसकी, जी। वो जा करके फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में जी हार्वेस्टिंग। सर, वो बुआई के ऊपर हाँ, डिपेंड करता है जी, कि जी। मान लीजिए आपने 15 सितंबर को अपनी बुआई की है या 30 सितंबर को की है या 5 अक्टूबर को की हाँ, है, वो जिस दिन हम जी। बिजाई करेंगे उस दिन से हमको अपने काउंट करने हैं। 1 से जी। 35 दिन पर हमारी फसल जो है लमसम हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। और जी। मोस्टली इतना ही टाइम लगता है। कभी कभी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन गड़बड़ हो जाए तो 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, और 150 दिन लास्ट इसका समय है। जी जी जी। जो इसका ड्यूरेशन है जी। फसल का, जी ये सितंबर से लेकर के मार्च तक मान के चलता हूँ मैं। हाँ जी, जी। ठीक है, इसके बीच में आएगा। तो जी ये जो मौसम यहाँ पर जो परिवर्तन होता है, कभी धूप है, कभी फॉग है, कभी जो है पाला है, जी हाँ, ठीक है, जी। तो ये कितना दुष्प्रभाव डालता है? अधिक ठंड से प्रभाव तो पड़ता है। जब ठंड जी। ज़्यादा पड़ती है, कोहरा पड़ता है या पाला पड़ता है, तो ये हमारी फसल का जो है क्या है कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है उस समय। जी। और अगर बारिश भी हो जाती है, बेमौसम बरसात सर्दियों में हो जाती है, तो उसमें फंगस है और कुछ एक काली मछली नाम से एक रोग आता है इस पौधे जी। में, जिसका पत्तों की जो किनारियां हैं वो थोड़ा सूखने सी लगती हैं। जी। तो ये जो बीमारी होती है ये ज़्यादा कोहरा पड़ने से या बीच बेमौसम में सर्दियों में जो बारिश हो जाती है उसकी वजह से होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह ये देना चाहता हूँ, शुरुआती अवस्था में जब पौधा हमारा 15-20 दिन का हो, जी। NPK 19-19 हमको लेना है। उसी के अंदर हमको एक फंगिसाइड मिला लेना है, जैसे साफ है, बोवेस्टीन है, M45 है, नेटिवो है, एमस्टार टॉप है, कोई सा एक अच्छा फंगिसाइड उसमें मिला के और हम फसल पे अपना स्प्रे करेगा तो हमारा पौधा तुरंत एकदम ग्रोथ भी पकड़ेगा और रोगों से और फंगस से भी बचा रहेगा। तो ये जो NPK 19-19 और ये जो फंगिसाइड है, दोनों को मिक्स करके एक साथ में स्प्रे कर लें हम, या इनको पहले अलग बनाएं, इनको अलग बनाएं, फिर उनको दोनों को मिक्स करके स्प्रेयर में और फिर डालें? नहीं, मिक्स दोनों को कर अलग अलग सकते हैं। NPK एक फर्टिलाइजर है और फंगिसाइड एक फंगिसाइड है। फंगिसाइड हम किसी भी स्प्रे वाली जो हमारी जो NPK आती हैं घुलनशील, जी। उनमें किसी भी फंगिसाइड को हम मिला सकते हैं, उसका कोई मतलब दुष्प्रभाव नहीं होता है और उनका कॉम्बिनेशन होता है, कंपनियों के द्वारा ही कॉम्बिनेशन है। जी जी जी। लागत कितनी आती होगी ये सारा कुछ, अगर हम जुताई से ले करके और हार्वेस्टिंग तक जाएं, ठीक है, जी। तो इसमें कितना लागत आ जाएगी? देखिए सर, लागत की बात करें तो अश्वगंधा एक बहुत ही कम लागत की फसल है। जी। 1 एकड़ खेत में अगर हम अश्वगंधा की खेती करें तो हमारी अधिकतम लागत जो है 25,000 रुपये आएगी। जी। उसमें हमारा बीज भी हो जाएगा, उसमें हमारा फर्टिलाइजर भी हो जाएगा, दवाई भी हो जाएंगी, फंगिसाइड भी हो जाएगा, लेबर भी हो जाएगा। और इसमें लेबर की ही लागत ज़्यादा होती है। बीज इसका कोई इतना महंगा नहीं रहता जी। और लगता भी बहुत थोड़ा है। 1 एकड़ में 5 किलो 6 किलो बीज लगता है तो मात्रा भी बहुत कम लगती है। अच्छा। कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब जो खर्चा होता है वो लेबर का होता है, जैसे निराई गुड़ाई करानी है। अब जैसे हर्बिसाइड होते हैं, अन्य फसलों में हम हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। एक अश्वगंधा एक ऐसी फसल है, इसमें हम हर्बिसाइड का यूज नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि 25,000 रुपये 1 एकड़ में इसकी लागत आने वाली है। बस। अब अगर मैं बात करूं कि इसका जो भाव है मार्केट में, जी, वो कितना मिलता है? देखिए सर, भाव की बात करें तो इसका भाव 30,000 रुपये से 45,000 रुपये क्विंटल तक का मैंने देखा है। मोस्टली कभी 30,000, 32, 35, 40, 45 तक जाता है। पिछले साल का भी इसका रिकॉर्ड 45,000 था, सीजन पर भी 45,000 बिकी थी। अच्छा। दूसरी बात यह रेट का डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर। अब आपने जैसे प्रोडक्शन जो आप निकालेंगे, जैसी क्वालिटी आपके खेत से निकलेगी, रेट भी आपको वैसे मिलेगी। ये आपने जो अभी पौधा उखाड़ा था सर, जी सर, इसका जो रूट है, जी, ठीक है,
तो अभी ये इसी साइज का रहने वाला है या इसे ये बढ़ेगा, क्या होगा अभी? नहीं, अभी इसकी लेंथ भी बढ़ेगी सर। मैं जी। बताऊं आपको, मैं आपको देखो ये दिखा देता हूं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बिल्कुल जूम करके भी दिखा सकते हैं। अभी ये हमारी 105 दिन की फसल है जी। और अभी इसमें हमारी फसल में करीब करीब 1 महीने का समय हार्वेस्टिंग के लिए और बाकी है। अच्छा। जब 1 महीने और ये भी खेत के अंदर रहेगी तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, इसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ेगी। तो अच्छा। यानी इसका साइज अभी इससे और बढ़ेगा। और ये जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें साइड रूट निकलती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये साइड रूट क्यों निकलती हैं कि ये साइड रूट जैसे ज़्यादा फसल में पानी मिल गया, अच्छा, उसको नमी ज़्यादा मिलेगी तो साइड में जड़ें निकलेंगी। इसको पानी कम मिला है तो इसकी रूट सीधी गई है, सिंगल गई है। अच्छा। और क्वालिटी इसको बेटर मानेंगे हम, इसको बेटर नहीं मानेंगे। जिस अच्छा जड़ के अंदर सिंगल रूट जानी चाहिए और रूट लंबी जानी चाहिए, वही क्वालिटी बेटर होती है। जिसमें एक में से 4-5 जड़ें हो जाती हैं, वो क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का माल है जी। तो आपका कम रेट में जाएगा और आपकी क्वालिटी ये है, इस तरह का माल है, आपके खेत का सारा निकला है, तो आपको इसको भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 नंबर का माल है जी हाँ, ये सेकंड क्वालिटी का माल है ना? अब निकलेगा खेत में तो सब तरह का माल निकलता है, सारा माल ऐसा ही नहीं निकल सकता है कि सारे पौधे ऐसे ही निकल जाएं, ऐसे भी निकलेंगे। जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो जल प्रबंधन है जी, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना। खेत हमारा समतल होना चाहिए, ऐसा खेत नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पर ऊंचा है, किसी जगह पर गड्ढा है। जहाँ ऊंचा खेत होगा वहाँ पानी पहुंचेगा नहीं, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पौधे हमारे फंगस से गल जाएंगे और हमारी जड़ों को ज़्यादा पानी मिलने से उसमें साइड रूट भी बहुत सारी निकल जाएंगी जी। तो उससे हमारी क्वालिटी भी डाउन होगी। सर एक और चीज़ बताइए, अब जैसे मान लो हमने इसको उत्पादित तो कर लिया जी, ठीक, इसका कितना उत्पादन निकलता है 1 एकड़ खेत से? उत्पादन की बात अगर हम करें तो उत्पादन इसका 5 क्विंटल से लेके 8 क्विंटल तक सूखी जड़ें जी 1 एकड़ खेत से हमको मिल सकती हैं। अच्छा। हाँ, अब वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, आपके खेत में कितना अच्छा खेत है, कितनी अच्छी आपने केयर की है, कितना फर्टिलाइजर दिया है और कितनी अच्छी तरीके से उसकी देखभाल की है और क्या आपको उस समय मौसम मिला है। मैं आपको अपने हाथ में पौधा लेके दिखाता हूँ। जी जी। ये पौधा हमने खेत से उखाड़ा जी, इसको हमको केवल कुछ नहीं, सिंपली जड़ से उखाड़ लेना है जी। न इसमें किसी मशीन की जरूरत है, न फावड़े की जरूरत है, न खुरपी की जरूरत है। पौधे को पकड़ते जाइए जैसे मूली खेत से हम लोग वैसे उखाड़ते जाइए जी, और इसको यहाँ से कट करना है हमको। अच्छा, ठीक। कट करने का एक विशेष ध्यान रखें, कट हमको इस जगह से करना है जहाँ से हमारा तना और जड़ अलग अलग होते हैं, इसी जगह से हमको कट करना है, यहाँ से कट जी जी जी। क्योंकि जड़ जो है वो तने में नहीं जानी चाहिए और तने का हिस्सा जड़ में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा तने का हिस्सा 1 इंच आधा इंच जड़ में जाएगा तो हमारी जड़ की क्वालिटी खराब मानी जाएगी। और अगर हमारी जड़ यहाँ से हमने काट दिया तो इतना हिस्सा जड़ का जो है वो तने में चला गया तो ये हमारा कीमती भाग जो है वो हमारा वेस्टेज हो जाएगा, वेस्टेज चला जाएगा। तो कटिंग करने का सबसे बढ़िया ध्यान ये रखना है कि कटिंग हमको बिल्कुल सही जगह से करनी है जी, यहीं से कट करनी है। उसके बाद हमको इसका जो पतवार है या जिसको पंचांग कहते हैं जी, इसको एक साइड में डालते जाना है, जड़ों को एक साइड में डालते जाना है पल्ली बिछा के जी। इसको छाया में 5 से 6 दिन सुखाना है। अच्छा। तेज धूप में इसको नहीं डालना है। अगर इसको हम तेज धूप में डालेंगे तो इसके ऊपर सिलबटें आ जाएंगी जी। सिलबटें क्योंकि एकदम तेज धूप पड़ेगी तो वो एकदम सिकुड़ेगी, सिलबटें आ जाएंगी तो वो क्वालिटी हमारी जो है वो घटिया क्वालिटी में मानी जाएगी, सेकंड में चला जाएगा। हाँ, अगर हमको माल को सबसे पहले हार्वेस्ट करने के बाद कटिंग और कटिंग के बाद सुखाने का सही तरीका आना चाहिए जी। और सही तरीका ये है कि हमको इसमें ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहाँ हल्की हल्की थोड़ी सी धूप मिले, तेज धूप में इसको नहीं डालना है जी। सर एक और चीज़ है जी, जैसे हम उत्पादन तो कर लेते हैं जी, किसानों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कैसे बेचें, इसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे बिकेगा हमारा माल। हमें बनाना उत्पादन करना तो आता है, हमें बेचना नहीं आता, ठीक है, तो हम इसको बेचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? दिल्ली में जैसे खारी बावली में मार्केट है, लखनऊ में आपके सादतगंज में मार्केट है, मध्य प्रदेश में नीमच एक बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है औषधि फसलों की जी। वहाँ पर तो कोई ऐसी फसल नहीं है कि जो नहीं बिकती है। और चंडीगढ़ में है, जो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के हैं, उनके लिए चंडीगढ़ में भी मार्केट है। तो हर स्टेट में जहाँ भी जिस प्रदेश में लोग रहते हैं उसकी जहाँ भी राजधानी में सब जगह इसकी मार्केट होती है। बड़े बड़े मतलब ट्रेडर्स हर जगह होते हैं। अच्छा, कहीं भी आप अपना माल बेच सकते हो, माल में कोई ऐसा बेचने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर एक बात आती है, अब सारा कुछ हमने कर लिया जी, पैसा कितना आएगा? पैसा तो देखिए सर आपके प्रोडक्शन के ऊपर आएगा। लागत तो आपकी लगभग मैंने जो बता दिया है 1 एकड़ खेत के लिए 25,000 रुपए से ज्यादा लागत नहीं आएगी जी जी जी। अब उसमें प्रोडक्शन 5 क्विंटल निकलेगा तो 5 क्विंटल के हिसाब से आपको मुनाफा मिल पाएगा। प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा निकला, 7 क्विंटल 8 क्विंटल पे पहुंच गया तो उतना ही मुनाफा आपका प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो उसका भाव है जी, ठीक है, अगर हम उसको
30,000 रुपए मान लें, 30,000 भी मिनिमम मान के चलते हैं हम। ठीक है ना? 30,000 से कम कभी बिकती ही नहीं है, ये बिकती नहीं है ना? जी बिल्कुल। 30,000 मिनिमम अगर भाव ले लें हम, तो 5 कुंटल मिनिमम उत्पादन ले लें जी, तो लगभग जो है हमें 1.5 लाख रुपए पर एकड़ का उत्पादन इसमें मिलेगा, जिसमें से 25,000 रुपए हमारी लागत आई थी। तो 1.25 लाख रुपया कोई भी 1 एकड़ से पैदावार ले सकता है। नहीं, वो 1.25 लाख नहीं, वो 1.5 लाख ही ले सकता है, क्योंकि जो 25,000 की लागत आई थी वो लागत तो हमारी निकालने के हमारे पास 2 स्रोत हैं। हाँ बताइए सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका जो मेन पार्ट है वो तो इसकी रूट है जी, ये तो इसका मेन पार्ट है, ये इसकी सबसे कीमत ज्यादा मिलती है जी। लेकिन इसका जो ऊपर का जो तना है, इसका पूरा का पूरा पौधा ही ये बिकता है। इसका जो पंचांग है, इसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग के अंदर इसका जो तना है, पत्ता है, ये सब भी बिकता है। अच्छा। और इससे जो हमें बीज प्राप्त होता है तो बीज भी अच्छी खासी कीमत में बिकता है। तो जितने की हमारी लागत लगती है उतने का तो हमारा इसमें बीज और इसका पंचांग ही बिक जाता है। तो कहने का मतलब यही होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हाँ, ये एक ऐसा पौधा है जिसका कोई भी हिस्सा फेंका नहीं जाता, ये का पूरा के पूरा पौधा ही बिक जाता है। तो सब कुछ इसका सब कुछ बिकता है। ये अगर ऊपर वाला जो हिस्सा है जी, इसको हम इसको कैसे सेल आउट करेंगे, कैसे बात करेंगे इसको जैसे हमने इसकी रूट को पहले काट के अलग कर लिया तो बाद में हमारा ये बचा, इसको हम 6 दिन के लिए या 8 दिन के लिए खेत में वहीं की वहीं पड़ा छोड़ देंगे। 5-6 दिन में ये बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद इसको जैसे हम गेहूं की थ्रेसिंग करते हैं उसी प्रकार से इसको थ्रेसर में डाल के इसको थ्रेसिंग कर लेते हैं। अच्छा। तो इसका जो बीज है वो बीज नीचे निकल जाता है और इसका जो भूसा है, लकड़ी है, वो भूसे की जगह जैसे किसान का गेहूं का भूसा निकलता है भूसे की तरह निकल जाता है। जो भूसा बन जाता है वही इसका पंचांग है, वो इसको अश्वगंधा का हम पंचांग कहते हैं जी। और जो जितनी फार्मेसी कंपनियां हैं वो उस पंचांग को ही अश्वगंधा काढ़ा के रूप में लिख के देती हैं पैकेट के ऊपर, अश्वगंधा काढ़ा। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सब उसका जो काढ़ा बना के देती हैं वो अश्वगंधा का यही पंचांग होता है। इसकी पत्ती, इसके तना, लकड़ी वही सब होता है। अच्छा अच्छा, ये जानकारी बहुत मतलब सॉलिड है सर। आप और इसके अलावा भी कई फसलें आपने अभी बताई थी मुझे, एक बार किसानों को आप बता दीजिए, अगर उससे संबंधित कुछ जानकारी उनको और चाहिए होगी तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल जी सर, मैं बताता हूँ। देखिए, सफेद मूसली, अश्वगंधा 2 चीजें हो गई, सतावर, सर्पगंधा और अकरकरा, ये 5 फसलें हैं जिन पर मैं काम करता हूं। और ये 5 फसलें जो है औषधि फसलें हैं जी। और इन 5 फसलों के विषय में जिस किसी फसल के बारे में किसी भी किसान को जो भी जानकारी चाहिए, निसंकोच मुझसे कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकता है। ट्रेनिंग लेना चाहे मेरे पास आके 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 दिन की ट्रेनिंग ले सकता है। बीज चाहिए तो बीज दे सकता हूँ, उसको उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरे आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो आपका नंबर अगर मैं छोड़ दूँ अपने इस वीडियो में स्क्रीन पर तो आपको कॉल्स आएंगे, उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं सर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और मुझे उम्मीद है कि ये इस वीडियो से बहुत सारे किसानों को लाभ मिलेगा। वो चीज़ों को समझेंगे कि मतलब इस तरीके से अल्टरनेटिव फार्मिंग करने से, कुछ अलग तरीके से फार्मिंग करने से अपना आय का स्रोत वो कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सपने तो बहुत लोग दिखाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेरे पास ये है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, हमारा उद्देश्य ये है वो कुछ अलग ही होती है जी, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि मतलब कोई भ्रमित हो हमारे इस वीडियो से और बोले कि नहीं ऐसे, इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने जब देखा कि मतलब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद किसान हैं और लगातार आप कर रहे हैं कई वर्षों से, तो आपका जो अनुभव है लोगों को काम भी आएगा और लोगों में एक भरोसा भी बनेगा कि हाँ, सतीश जी ये काम करते हैं और हमें इससे प्रेरणा लेकर के आगे का काम शुरू कर देना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।